भारतीय इतिहास का वो 300 साल का बेहद नाटकीय और घना दौर, जिसने इस उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। इस पूरे जटिल इतिहास को आज हम एक बहुत ही स्पष्ट, आसान और विजुअल स्टडी गाइड में डिकोड करने जा रहे हैं। इस स्टडी गाइड का एजेंडा एकदम साफ है। सबसे पहले सल्तनत के कालक्रम और उत्पत्ति को समझेंगे, फिर खिलजी युग के सुधार, तुगलक वंश के प्रयोग और पतन और सैयद और लोधी राजवंशों पर नजर डालेंगे। इसके बाद उनके प्रशासनिक ढांचे को डिकोड करेंगे और अंत में उनके प्रतिष्ठित वास्तुकला योगदान को देखेंगे। ये क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस पूरे युग को समझना बिल्कुल आसान बना देगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, सल्तनत का कालक्रम और उत्पत्ति। आइए सबसे पहले इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से इन 5 प्रमुख राजवंशों के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत होती है 1206 में गुलाम वंश के साथ। इसके बाद आते हैं खिलजी और तुगलक, जिन्होंने इस साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया, और फिर अंत में सैयद और लोदी राजवंशों के साथ 1526 में ये कालखंड समाप्त होता है। गुलाम वंश के इस सफर को देखें तो सत्ता का चेहरा कितनी तेजी से बदलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए मशहूर था, लेकिन इल्तुतमिश ने आकर दल चालीसा नाम का एक पूरा कुलीन वर्ग तैयार किया और प्रशासन को मजबूत किया। रज़िया सुल्तान ने पहली महिला शासक बनकर रूढ़ियों को तोड़ा, और फिर आता है बलबन, जिसने सत्ता को अपनी क्रूर रक्त और लौह नीति से चलाया और उसी दल चालीसा को खत्म कर दिया जिसने कभी सत्ता चलाई थी। बलबन का नाम आते ही ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया। इस एक विचार ने सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। दरबारियों के लिए सिजदा करना यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना अनिवार्य हो गया। इसका सीधा मतलब यह था कि अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुल्तान की मुट्ठी में थी। खंड 2, खिलजी युग के सुधार। यह दौर आक्रामक सैन्य विस्तार का था। अब जरा जलालुद्दीन खिलजी के इस अनोखे कथन पर गौर कीजिए। जब वो रणथंबोर के मजबूत किले को नहीं जीत पाया तो उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा। एक सुल्तान का सैनिकों की जान को इतनी अहमियत देना और ऐसी उदारता दिखाना उस दौर में बेहद दुर्लभ था, खास तौर पर तब जब उसके बाद आने वाले शासकों के लिए सत्ता ही सब कुछ थी। और वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी सैन्य विजयों की रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली थी। गुजरात से लेकर चित्तौड़ तक और फिर मलिक काफूर के नेतृत्व में सुदूर दक्षिण तक उसके अभियान चले। इन्हीं अभियानों ने इतिहास में जौहर और केसरिया जैसी घटनाएं देखीं, और ये वही समय था जब मशहूर कोहिनूर हीरा भी सल्तनत के खजाने का हिस्सा बना। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? अलाउद्दीन की असली प्रतिभा सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके सख्त आर्थिक सुधारों में थी। सैनिकों को पहली बार नकद वेतन मिला, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू हुई। सबसे अहम था बाजारों पर उसका सख्त नियंत्रण। दीवाने रियासत और शहनाए मंडी ने सुनिश्चित किया कि कोई व्यापारी 1 ग्राम भी कम न तौल सके। यह प्रशासन का एक बेहतरीन मास्टर क्लास था। अब आते हैं खंड 3 पर, तुगलक के प्रयोग और पतन। मोहम्मद बिन तुगलक की सोच समय से बहुत आगे थी। थ्योरी में उसके आइडियाज एकदम शानदार थे। चांदी की कमी होने पर तांबे के संकेतिक सिक्के चलाना, या फिर दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए राजधानी को दौलताबाद ले जाना। लेकिन हकीकत पूरी तरह से विनाशकारी। लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए, और राजधानी बदलने की जिद में हजारों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इन नाकामियों के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सत्ता संभाली। उसने राज्य के राजस्व को पूरी तरह से इस्लामिक कानून यानी शरिया के मुताबिक पुनर्गठित किया। 20 से ज्यादा जटिल और छोटे छोटे करों को खत्म करके सिर्फ ये 4 मुख्य कर लागू किए: खराज, ज़कात, जजिया और खम्स। इससे टैक्स सिस्टम बहुत सरल तो हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से धार्मिक आधार पर बटा हुआ था। फिरोज शाह के समय में दासों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके प्रबंधन के लिए दीवान ए बंदगान नाम का एक अलग विभाग ही बनाना पड़ा। शुरुआत में तो इससे साम्राज्य को एक सस्ता और वफादार श्रम मिला, लेकिन आगे चलकर दासों की ये विशाल फौज प्रशासन के लिए एक बहुत भारी बोझ साबित हुई। खंड 4, सैयद और लोदी राजवंश। यह सल्तनत के सिकुड़ने और संघर्ष का दौर था। 1398 में तैमूर के भयानक हमले के बाद दिल्ली की ताकत कितनी कम हो गई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां ने खुद को सुल्तान कहने तक से इनकार कर दिया।
वो मूल रूप से तैमूर के ही एक प्रतिनिधि की तरह काम कर रहा था। ये केंद्रीय सत्ता के पतन का एक बहुत बड़ा सबूत था। और फिर सल्तनत के आखिरी अध्याय के रूप में आता है लोधी राजवंश। इसमें दो बिल्कुल अलग तरह के शासन देखने को मिलते हैं। बहलोल लोधी बहुत ही जमीनी शासक था, जो अपने सरदारों के साथ जमीन पर बैठता था और उनकी वफादारी जीतता था। लेकिन दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी इतना अहंकारी था कि उसने अपने ही कमांडरों को दुश्मन बना लिया। और यही वो अहंकार था जिसने बाबर को सीधे पानीपत के मैदान में आमंत्रित किया। चलिए अब खंड 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख प्रशासनिक ढांचा, वो इंजन जिसने इस साम्राज्य को चलाया। ये पूरे इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। एक छोटा सा सैन्य अभिजात वर्ग जो बाहर से आया था, उसने इतने बड़े, इतने विविध उपमहाद्वीप पर 300 साल से भी ज्यादा समय तक कैसे राज किया? आखिर वो कौन सा सिस्टम था जिसने उन्हें जोड़े रखा? और इसका सटीक जवाब हमें इन विभागों में मिलता है। ये एक बेहद ही संगठित और विशेषज्ञ ब्यूरोक्रेसी थी। वित्त संभालने के लिए वजीर, सैन्य रसद के लिए आरिज़ ममालिक, राज्य के आदेशों के लिए दीवाने इंशा। सत्ता एक आदमी के हाथ में जरूर थी, लेकिन उसे चलाने के लिए मंत्रालयों का एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट ढांचा मौजूद था। केंद्र से लेकर गांव तक सत्ता कैसे पहुंचती थी? एक बहुत ही सीढ़ीनुमा ढांचे के जरिए। सुल्तान का साम्राज्य इक्ता यानी प्रांतों में बटा था। उसके नीचे शिख यानी जिले थे, फिर परगना और आखिर में गांव। इस परफेक्ट चेन ऑफ कमांड की वजह से सुल्तान का आदेश और टैक्स वसूली महल से निकलकर सीधे आखिरी गांव के किसान तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती थी। हमारा आखिरी खंड, खंड 6, प्रतिष्ठित वास्तुकला योगदान, वो निशान जो आज भी मौजूद है। इन राजवंशों ने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि पत्थरों में अपनी कहानी उकेरी। गुलाम वंश ने कुतुब मीनार और देश का पहला मकबरा खड़ा किया। खिलजी युग में सीरी फोर्ट और अलाय दरवाजा जैसी मजबूत और खूबसूरत इमारतें बनी। तुगलक अपने बड़े बड़े किलों और विशाल नहरों के नेटवर्क के लिए जाने गए, और लोधी वंश ने वास्तुकला में दोहरे गुंबद की शुरुआत की और आगरा जैसे शहर की नींव रखी। ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि शक्ति के प्रतीक थे। वास्तुकला की बात हो और ट्रू आर्च यानी असली मेहराब का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी के अलाय दरवाजे में इसे पहली बार भारत में एकदम वैज्ञानिक और परफेक्ट तरीके से पेश किया गया। कीस्टोन पर टिकी ये तकनीक इमारतों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भव्य बनाने की आज़ादी देती थी। इसी तकनीक ने आगे चलकर उस शानदार मुगल वास्तुकला के लिए रास्ता तैयार किया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो इस पूरी स्टडी गाइड को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या दिल्ली सल्तनत अपने ही बनाए गए उस कठोर और क्रूर प्रशासन के कारण अंदर से टूट गई, या फिर क्या वही निर्मम व्यवस्था इकलौता कारण थी जिसकी वजह से ये साम्राज्य 300 सालों के भारी तूफानों को झेलने के बावजूद टिका रहा? सोचने वाली बात है ना? इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।